हेलो दोस्तों। क्या आपको पता है भारत में होने वाले G20 समिट से ठीक पहले आखिर मोदी जी कहाँ गए थे? मोदी जी जकार्ता गए हुए थे इंडो आसियान समिट के लिए। बट क्वेश्चन ये है कि भारत के इतिहास में होने वाले सबसे बड़े जियोपॉलिटिकल जमावड़े से ठीक पहले आखिर मोदी जी जकार्ता क्यों गए हुए थे? आसियान कंट्रीज हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं? चाइना का वहां क्या गेम प्लान है? एंड क्या आसियान के भीतर सब कुछ सही है? क्या वो एकजुट है? सब जानेंगे इस वीडियो में। मेरा नाम है असीम प्रकाश। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। कोल्ड वार के दौरान यूएसए एंड यूएसएसआर दुनिया पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने में लगे हुए थे। एक तरफ यूएसए को जहां यूरोप में सफलता मिली, वहीं एशिया के कुछ अन्य हिस्सों में यूएसएसआर सफल हुआ। कोरिया विभाजन के बाद नॉर्थ कोरिया, 1949 में माओ की जीत के बाद चाइना एंड ईस्ट एशिया के कुछ अन्य देशों में कम्युनिज्म का प्रचार हुआ। एक कम्युनिस्ट देश होने के कुछ नुकसान भी हैं। वहां हर एक चीज पर सरकार का पूरी तरह से नियंत्रण होता है। वो एक क्लोज सोसाइटी बनकर रह जाती है जहां किसी अन्य विचारधारा का कोई भी स्थान नहीं होता। रिसेंट एग्जाम्पल चाइना। पर इन्हीं विचारधाराओं की क्लैश की वजह से कई बार गृह युद्ध की नौबत आन पड़ती है, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वियतनाम एंड लाओस। इन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए थाईलैंड, फिलीपींस एंड मलाया फेडरेशन, जो कि बाद में मलेशिया बन जाता है, इन तीनों ने 1961 में एएसए एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया की स्थापना की। हालांकि आपसी मतभेदों के कारण यह ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। बट कट टू 6 ईयर लेटर 1976, फिलीपींस, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर एंड इंडोनेशिया, इन पांचों देशों के विदेश मंत्री बैंकॉक में मिलते हैं और वहां होती है आसियान की स्थापना। उसे हम बैंकॉक डिक्लेरेशन के नाम से भी जानते हैं, जिसके अनुसार ये पांचों देश आपस में आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक, शैक्षणिक एवं तकनीकी क्षेत्र में सहयोग करेंगे। ये पीस एवं सिक्योरिटी को प्रमोट करने की भी बात करते हैं। 1975 में वियतनाम वॉर में अमेरिका की हार के बाद समीकरण पूरी तरह से बदल जाते हैं। अब अन्य कई सारे देश भी आसियान को ज्वाइन करने के इच्छुक हैं। अगले साल 1976 में आसियान की फर्स्ट मीटिंग इंडोनेशिया के बाली शहर में होती है और इसका हेडक्वार्टर जकार्ता में बनाया जाता है, जहां अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर गए हुए थे। आसियान में अभी कुल 11 देश हैं। ईस्ट तिमोर ने इसी साल आसियान को ज्वाइन किया है। आसियान देशों की कंबाइंड पॉपुलेशन 69 करोड़ है एंड इसकी जीडीपी लगभग इंडिया के बराबर है, जो कि है 3.9 ट्रिलियन डॉलर्स। कहानी में आगे बढ़ने से पहले प्राइम मिनिस्टर द्वारा आसियान में दिए गए इस स्टेटमेंट को सुनो। आसियान भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का केंद्रीय स्तंभ है। भारत आसियान सेंट्रलिटी और इंडो पैसिफिक पर आसियान के आउटलुक का पूर्ण समर्थन करता है। स्टेटमेंट में दो कीवर्ड्स पर ध्यान दीजिएगा, एक्ट ईस्ट पॉलिसी एंड इंडो पैसिफिक पॉलिसी। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव ने इंडो आसियान रिलेशंस को मजबूत करने के लिए लुक ईस्ट पॉलिसी की शुरुआत की थी एंड उन रिलेशंस को और भी मजबूत करने के लिए 2014 में प्राइम मिनिस्टर मोदी की सरकार ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी लागू की थी, जिसका मेन कोर 3C पर आधारित है, कनेक्टिविटी, कॉमर्स एंड कल्चर। इन तीनों कीवर्ड्स पर ध्यान दीजिएगा, इसे हम बाद में समझेंगे। क्या आपको प्राइम मिनिस्टर के स्पीच का सेकंड कीवर्ड याद है? जी हाँ, इंडो पैसिफिक पॉलिसीज। और इस शब्द को सुनकर आप ये तो समझ ही गए होंगे कि कहानी में हो चुकी है चाइना की एंट्री एंड चाइना अपने नए नवेले इकोनॉमिक मसल्स को अच्छे से दिखा भी रहा है। लेट्स सी हाउ। फर्स्ट वन, BRI। यह चाइनीज प्रेसिडेंट सी का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। यह वही प्रोजेक्ट है जिसके अंतर्गत चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, जो कि
पाक अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है। ग्लोबल टाइम के इस रिपोर्ट को देखिए। इसके अनुसार ऑलरेडी सारे आसियान कंट्रीज ने बीआरआई के रिगार्डिंग एमओयू साइन कर लिए हैं। अब आते हैं नेक्स्ट चाइनीज हथियार, जो कि है लोन। जी हाँ, चाइनीज लोन। श्रीलंका याद आ गया क्या? पाकिस्तान भी? खैर, कहानी को देखते हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। इस रिपोर्ट के अनुसार चाइना ने अब तक 150 से भी ज्यादा देशों में 1.5 ट्रिलियन डॉलर से भी अधिक के लोन बांटे हैं। स्टैटिस्टिका की इस रिपोर्ट को देखिए। पूरा अफ्रीका लाल है। खैर, हमारा फोकस आसियान कंट्रीज पे है। इस रिपोर्ट को देख के हम ये कह सकते हैं कि लगभग सारे आसियान कंट्रीज ने चाइनीज लोन ले रखे हैं। उसमें भी म्यांमार, कंबोडिया एंड लाओस ने सबसे ज्यादा चाइनीज लोन लिए हुए हैं। इनफैक्ट लाओस तो चाइनीज लोन के तले दबा हुआ है। ये देखिए टॉप 5 कंट्रीज की लिस्ट जिन्होंने चाइनीज लोन ले रखे हैं। इसमें लाओस, पाकिस्तान, जिबूती, श्रीलंका एंड म्यांमार के बाद 5वें स्थान पर आता है। नेक्स्ट चाइनीज हथियार को देखते हैं, ट्रेड। ग्लोबल टाइम के इस रिपोर्ट को देखिए। आफ्टर ज्वाइनिंग आरसीईपी, आसियान चाइना ट्रेड 15% से बढ़कर 970 बिलियन डॉलर्स के मार्क को क्रॉस कर लिया है, जबकि इसकी तुलना में इंडिया आसियान ट्रेड लगभग $100 के आसपास है। ब्रीफली आपको बता देता हूं, आरसीईपी एक तरह का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जिसमें आसियान देशों के अलावा चाइना, साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड है। 2020 में इसको साइन किया गया था। उस टाइम भारत पे भी काफी ज्यादा डिप्लोमेटिक प्रेशर था टू ज्वाइन आरसीईपी, पर भारत ने उस प्रेशर को झेलते हुए इस संस्था से दूरी बनाई और मेरा मानना है यह भारतीय सरकार का अच्छा फैसला था। नेक्स्ट चाइनीज हथियार है चाइनीज इन्फ्लुएंस। इन रिपोर्ट्स को देखिए। इन्फ्लुएंस के मामले में ऑलरेडी चाइना यूएस को बीट कर चुका है आसियान कंट्रीज के बीच में। थाईलैंड, सिंगापुर एंड इंडोनेशिया, इन लोगों की आम जनता के बीच चाइना की अच्छी खासी पॉजिटिव इमेज है। एंड लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, ये तो चाइनीज लोन तले ही दबे हुए हैं। फ्रेंड्स, बिलीव मी, दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर इंडिया इस गेम में पकड़ मजबूत करने का एंड चाइना को पीछे छोड़ने का। आइए देखते हैं कैसे। द फर्स्ट वन, म्यांमार। ये तस्वीर देखिए, ये तो आपको याद ही होगा। फरवरी 2021 में म्यांमार की सेना ने वहां की जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका था। तब से वहां मिलिट्री रूल लागू है। हालांकि म्यांमार के लोगों ने काफी प्रोटेस्ट किया है, बट मिलिट्री सरकार ने उसे अब तक कुचल के रखा है और इसमें उसे चाइना का अघोषित रूप से पूर्ण समर्थन हासिल है। हालांकि आसियान खुद इस मुद्दे पर बटा हुआ है। एक तरफ जहां लाओस और कंबोडिया मिलिट्री सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, वहीं सिंगापुर एंड मलेशिया जल्द से जल्द डेमोक्रेसी लाने की वकालत कर रहे हैं। द नेक्स्ट बिग अपॉर्चुनिटी इज साउथ चाइना सी। इस मैप को देखिए, चाइनीज सरकार द्वारा प्रकाशित यह मैप है। इसमें चाइनीज सरकार का कहना है 9 डैश लाइन के भीतर आने वाली सारी समुद्री क्षेत्र चाइनीज समुद्री सीमा के अंतर्गत आती है। पर यह क्या सभी देशों को मान्य है? बिल्कुल नहीं। यह एक और मैप है। इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कैसे चाइना आसियान के 3 महत्वपूर्ण मेंबर्स मलेशिया, फिलीपींस एंड वियतनाम, इन तीनों देशों के समुद्री क्षेत्रों को हड़पने की कोशिश कर रहा है। यही नहीं, इसके अलावा साउथ चाइना सी में चाइना हरदम इन देशों को बुली करते रहता है। ये 1 महीना पहले का रिपोर्ट है जिसमें चाइना की नेवी फिलीपींस की नेवी को बुली कर रही है। इस तरह के रिपोर्ट्स आपको लगातार हर महीने मिलते रहेंगे।
the next big opportunity for India. That is future opportunities. इस रिपोर्ट को देखिए जिसमें हम बात करते हैं कि 2050 तक भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। पर उसी रिपोर्ट में देखिए नंबर 4 पर आसियान का सबसे मजबूत देश इंडोनेशिया है। क्या आपको पता है यूएसए एंड यूरोप की बहुत सारी कंपनियां खुद को चाइना से डिकपल कर रही हैं। वो चाइना से अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को हटाकर किसी अन्य देश में स्थापित कर रही हैं। जैसे कि एप्पल चाइना से अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को हटाकर इंडिया में एस्टेब्लिश कर रहा है। आईफोन 15 इंडिया वाले प्लांट से ही प्रोड्यूस हो रहा है। इसी प्रकार कई अन्य सारी कंपनियां चाइना से डिकपल होकर वियतनाम, मलेशिया एंड इंडोनेशिया में अपने प्लांट्स को सेटअप कर रहे हैं। गाइस, हमारे मन में सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि आखिर इन सारी अपॉर्चुनिटीज को भुनाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट कौन कौन से कॉन्क्रीट स्टेप्स ले रही है। वेल, इंडियन गवर्नमेंट्स ने ऑलरेडी खेलना स्टार्ट कर दिया है। लेट्स सी हाउ। यूं तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में हमारा कल्चरल इन्फ्लुएंस सदियों से है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है इंडोनेशिया। इस एम्बलम को देखिए, यह इंडिया का नेशनल एम्बलम नहीं है, इंडोनेशिया का है, जिसपे गरुड़ का फोटो है। 20,000 रुपए के नोट के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे, जिसपे भगवान गणेश का फोटो है। सिमिलरली यहाँ के बैंकों के नेम, यूनिवर्सिटीज नेम, यहाँ तक कि एयरलाइंस के नेम में आपको भारतीय संस्कृति की झलक साफ दिखाई देगी। इंडोनेशिया में आयोजित हुए साउथ ईस्ट एशियन गेम्स के मॉस्कॉट पता है आपको? भगवान हनुमान थे। इंडोनेशिया ही नहीं, इसी साल थाईलैंड में आयोजित हुए एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के मॉस्कॉट भी भगवान हनुमान ही थे। रामायण और महाभारत हमारे साथ साथ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के लिए भी सांस्कृतिक खजाना है। इस फोटो को देखिए, कुछ जाना पहचाना सा लगा? यह थाईलैंड का नेशनल एपिक रामाकियन है, जो कि असल में रामायण ही है। इनफैक्ट इंडोनेशिया के बाली में एक डांस फॉर्म होता है जिसे हम केकाक बोलते हैं। उस डांस फॉर्म में बेसिकली राम और रावण के बीच के युद्ध का वर्णन किया गया है। इंटरेस्टिंग ना? ये न्यूज देखिए। इस सीरियल को तो आपने देखा ही होगा, महाभारत स्टार प्लस पे आता था। पर यह भारत में जितना हिट नहीं हुआ, उससे भी बड़ा हिट इंडोनेशिया में हुआ। इतना हिट कि इसके एक्टर्स इंडोनेशिया में स्टार बन गए। नाउ लेट्स सी, अपने इस कल्चरल इन्फ्लुएंस को और भी बढ़ाने के लिए आखिर इंडियन गवर्नमेंट कौन कौन से स्टेप्स ले रही है। नंबर 1, पॉपुलराइजिंग योगा। नंबर 2, इंडिया में बुद्धिस्ट लिंग एंड बुद्धिस्ट सर्किट को रिस्टोर करके साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में प्रमोट करना। इसके साथ ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वियतनाम, लाओस एंड कंबोडिया में पुराने एवं ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट्स को रिस्टोर करने का काम भी कर रहा है। सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड एंड इंडोनेशिया में इंडियन कल्चरल सेंटर को भी खोला गया है। ऑल्सो द बेनाइन अप्रोच ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी इज क्रिएटिंग गुडविल इन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। इनहैंसिंग सिक्योरिटी। चाइना के एग्रेसिव मिलिट्री पोस्चर को देखते हुए भारत कुछ आसियान के प्रमुख देशों को मिलिट्री टाई में भी एंगेज कर रहा है। इस रिपोर्ट को देखिए। भारत और वियतनाम जल्द ही $625 मिलियन की ब्रह्मोस मिसाइल के डील को करने वाले हैं। उससे पहले इंडिया एंड फिलीपींस ऑलरेडी $375 मिलियन के ब्रह्मोस मिसाइल डील को कर चुके हैं। वियतनामीज मैरिटाइम सिक्योरिटी को इन्हेंस करने के लिए हाल ही में भारत ने आईएनएस कृपान वियतनाम को गिफ्ट में दिया है। सिमिलरली फिलीपींस की मैरिटाइम सिक्योरिटी को इन्हांस करने के लिए इंडिया और फिलीपींस जल्द ही एक डील करने वाले हैं। इंडियन पीएसयू ओएनजीसी चाइनीज आपत्ति के बावजूद भी वियतनाम के साथ मिलकर साउथ चाइना सी में ऑयल एक्सप्लोरेशन का काम कर रही है। हाल ही में इसे 3 साल का फर्दर एक्सटेंशन मिला है। आपने ये तो जरूर सुना होगा, अगर वॉर या किसी अन्य इमरजेंसी सिचुएशन में चिकन नेक कॉरिडोर अनएक्सेसिबल हो गया तो रेस्ट ऑफ इंडिया का नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया से
डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं रख पाएगा। फिकर नॉट, ये प्रॉब्लम भी सॉल्व। कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, यह इंडिया को म्यांमार से तो जोड़ता ही है, साथ ही साथ रेस्ट ऑफ इंडिया को नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया से भी जोड़ता है। इसका फर्स्ट रूट जो कि कोलकाता से म्यांमार जाता है बाय सी वेज, एंड सेकेंड रूट जो कि आइजोल से म्यांमार आता है बाय रोडवेज। दैट्स वाई इट्स मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे, यह एक 1360 किलोमीटर लंबा 4 लेन का हाईवे है जो कि इंडिया से थाईलैंड जाता है वाया म्यांमार। इंडिया ने इस हाईवे को आगे कंबोडिया, वियतनाम, लाओस तक एक्सटेंड करने का प्रपोजल रखा है, जिसे हम लोग ईस्ट वेस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से जानेंगे या फिर इंडिया मैकॉन्ग कॉरिडोर के नाम से भी जानेंगे। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द इंडिया मैकॉन्ग इकोनॉमिक कॉरिडोर, इंडिया एंड आसियान के लगभग सारे देश एक दूसरे से कनेक्टेड हो पाएंगे। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इंडिया आसियान इकोनॉमिक टाइज को मजबूत करने के लिए 2003 में इंडिया आसियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फ्रेमवर्क पर साइन किया, बट अनफॉर्चुनेटली इसमें डिले होता रहा एंड फाइनली 2010 में जाकर ये एफटीए इंप्लीमेंट हो पाया। आज इंडिया आसियान ट्रेड लगभग $135 बिलियन के मार्क को क्रॉस कर लिया है, बट अगेन अनफॉर्चुनेटली इसमें हमारा ट्रेड इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा है। इस रिपोर्ट को देखिए, इसमें आप देख पाएंगे भारत ने तकरीबन $44 बिलियन का सामान आसियान को एक्सपोर्ट किया है, जबकि हमने 2 गुना $88 बिलियन का सामान इंपोर्ट किया है। एंड फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में हमारा ट्रेड गैप $44 बिलियन है और यह हर साल लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करने के लिए इंडिया आसियान ने तय किया है कि साल 2025 में वो इस एफटीए को दोबारा से रिव्यू करेंगे, सो दैट इंडिया एंड आसियान दोनों समान रूप से प्रॉस्परस हो पाए। एंड वी आर एट द एंड ऑफ दिस वीडियो ओनली। अच्छा, इस वीडियो के लिए प्राइम मिनिस्टर जी ने एक बहुत ही अच्छा, स्पेशली इसी वीडियो के लिए एक कंक्लूसिव रिमार्क भेजा है। हमारी हिस्ट्री और ज्योग्राफी भारत और आसियान को जोड़ते हैं, साथ ही साझा वैल्यूज, क्षेत्रीय एकता, शांति, समृद्धि और मल्टीपोलर वर्ल्ड में साझा विश्वास भी हमें आपस में जोड़ता है। तो जैसा कि प्राइम मिनिस्टर जी ने कहा, इंडिया एंड आसियान सदियों से कल्चरली, ज्योग्राफिकली, हिस्टोरिकली जुड़े हुए हैं। एंड फॉर ग्लोबल पीस, मल्टीपोलर वर्ल्ड, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड रीजनल प्रॉस्पेरिटी, अगर हम सबको ये पाना है, अगर ये अचीव करना है, तो इंडिया एंड आसियान को साथ मिलकर काम करना ही होगा। So guys, this was my first step, my first video in any type of content creation field. अगर इसमें आपको कुछ भी कमी लगा हो या फिर कुछ अच्छा लगा हो, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। I'll appreciate that. एंड वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड सच सच बताइए, क्या आपने नोटिस किया द चेंज इन टी शर्ट? थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। टिल देन, बाय बाय।